दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी ननद के लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू साड़ी का पल्लू कभी भी सिर से हटाना नहीं और हमेशा घूंघट निकाल कर ही रहना, ये ही हमारे घर का नियम है। सासू माँ ने मुंह दिखाई की रस्म करते हुए कहा, तभी सरला सासी बोल पड़ती, ये आजकल की मॉडर्न बहू क्या जाने सिर पर पल्लू रखना, घूंघट में रहना। आजकल की बहू तो बस सलवार सूट जींस पता नहीं क्या क्या पहनती हैं। हाथ की बाजू फटी हुई तो जींस की पैंट घुटने से फटी हुई। आजकल का फैशन है, बहुओं में शर्म रही कहाँ है। सासू माँ ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो सासी। नेहा ये बातें शुभ साप सुन रही थी। नई नवेली बहू जो थी, अब सासू जी ने जैसा बोला वैसा तो करना ही पड़ेगा। नेहा की शादी एक छोटे से शहर में हुई थी, वहाँ सिर पर पल्लू और घूंघट का कुछ ज्यादा ही चलन था। सास ने पहले ही समझा दिया था कि कैसे रहना है। नेहा के लिए ये मुश्किल था, वैसे मुश्किल हम सभी के लिए भी होता है। सूट सलवार से सीधे साड़ी पहनना और साथ में घूंघट। जरा सा पल्लू सिर से हटते ही सास तुरंत टोक देती थी। ये देखकर कभी कभी सौरभपति को भी बुरा लगता था। कभी सासू माँ ये सोच ले कि आते ही बेटा भी बहू पक्ष लेने लगा, इसलिए सौरभ भी कुछ नहीं कहते थे। कभी कभी इस घूंघट के चक्कर में पता नहीं कितनी ही बार गिर गई थी। ये सब देखकर एक दिन ससुर जी बोले कि बेटा तू हमारी बेटी जैसी है, अगर तुझसे ये घूंघट नहीं होता तो मत किया कर, और तो शायद तो सूट सलवार या अपनी पसंद के कपड़े पहन लिया कर। ससुर जी की बात सुनकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। तभी अरे वाह, ये घूंघट तो मैंने भी किया था, तब तो आप नहीं बोले अपनी माँ के सामने, ये तो इस घर की रीति है। सासू माँ गुस्से से बोली, भाग्यवान, वो समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है। समय के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन तुम अपने के आगे किसी और की सुनती ही कहाँ हो जो आज सुनोगी। कहते हुए ससुर जी अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने कमरे में चली आई। साड़ी के पल्लू को हटाकर चैन की सांस ली। तभी मेरी नजर माँ के दिए हुए एक संदूक पर पड़ी, जिसमें मेरे कपड़े थे, सलवार सूट जींस सब कुछ जो शादी से पहले पहनती थी। घर में इकलौती थी तो माँ ने कहा, तेरे जाने के बाद क्या काम आएंगे ये कपड़े, ऐसा कर इन्हें अपने ससुराल में ले जाना, वहाँ पहन लेना। माँ की बात याद आते ही आंखों नम हो गई। तभी सौरभ भी कमरे में आ गए। मेरी आंखें नम देख मुझे अपनी बाहों में भरकर बोले, समझ सकता हूँ तुमसे साड़ी में घर का काम नहीं हो पाता है, तकलीफ होती है मुझे भी। तुम्हें इस घूंघट में देखते हुए आपका प्यार है ना, मेरी तकलीफ दूर करने के लिए बस इतना ही काफी है मेरे लिए। मैंने भी उनके सीने से लगाते हुए बोला, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। आज मेरी ननद आने वाली थी, सब उनका ही इंतजार कर रहे थे। मैं भी जल्दी से काम खत्म करके उनके ही इंतजार में थी। तभी गाड़ी की आवाज आई, अरे लगता सिमरन आ गई है। मैं भी गाड़ी की आवाज सुनकर नीचे आई।
सिर पर पल्लू और घूंघट निकाल कर दीदी सासू माँ के गले लगकर मैंने भी उनके शरण स्पर्श किए। तभी दीदी, अरे ये कौन है घूंघट में, इतनी गर्मी में इतना लंबा घूंघट, ये तेरी भाभी हैं सिमरन, और कौन होगी? सासू माँ ने उत्तर दिया, सल इतनी गर्मी में इतना लंबा सफर करके आई हैं, थक गई होगी, सल बैठकर आराम से बात करते हैं। बहू, मेरी बेटी के लिए नाश्ता पानी लेकर आ। मैं बोली, ठीक है माँ जी, मैं नाश्ता लेकर आई ही थी कि दीदी बोली, अरे भाभी, अब यहाँ कौन है जिससे घूंघट कर रखा है आपने, और इतनी गर्मी में कैसे झेल रही हो इस साड़ी को? नहीं, ये बहू है, यहाँ की घूंघट तो इस घर का सलन है, माँ ने कहा। दीदी सारी बात समझ गई। नाश्ता करने के बाद वो मेरे ही कमरे में आ गई। भाभी, आप तो पढ़ी लिखी हो ना, फिर ये सब घूंघट आपने कुछ बोला नहीं? मुझे थोड़ा डांटते हुए बोला, दीदी मुझे उत्तर देना आता है, लेकिन इस घूंघट की वजह से सास बहू का रिश्ता खराब न हो, ये ही सोचकर चुप रह जाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। दीदी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, खाने के समय पर। अरे सिमरन बेटा, ये साड़ी क्यों पहनी है? ये तो तेरा मायका है ना, कुछ भी पहन लेती। बेटा गर्मी ज्यादा है, जहाँ सलवार सूट पहन ले। सासू माँ ने ननद से कहा, नहीं ठीक हूँ मैं माँ, जब भाभी रह सकती साड़ी में तो मैं क्यों नहीं? गर्मी तो भाभी को भी लगती होगी ना, मैंने तो सिर पर पल्लू भी नहीं है, मुझे तो फिर भी गर्मी लग रही। भाभी तो सारे दिन घूंघट में रहती हैं, कभी उनका सोचा है? इससे तो कुछ भी कहना बेकार है सिमरन, ये तो बस वो ही खुद के जमाने को लेकर बैठी हैं। इसे कहाँ पता है कि आजकल ये पर्दा प्रथा रही नहीं है। ससुर जी भी बोल पड़े। ननद व ससुर जी ने सासू माँ की बोलती बंद कर दी। जैसा इन्होंने दीदी के बारे में मुझे बताया, बिल्कुल वैसा ही स्वभाव व समझदार थी सिमरन दीदी। अगले दिन सुबह दीदी मेरे कमरे में आई। उन्होंने कहा, भाभी आपकी साड़ी देना, मुझे पहननी है। दीदी बिल्कुल मेरी तरह तैयार हो गई और बोली, बताओ कोई कमी तो नहीं है ना? आप जैसी लग रही हो ना। मेरे से बोला, आज आप रसोई घर में मत आना, आज मैं बनाऊंगी खाना। मैं बोली, ऐसे क्यों? मैं हूं ना, आप आराम करो। दीदी, नहीं भाभी, आज मैं बनाती हूँ खाना, आप बस आराम करो, बस आप ऊपर बैठे तमाशा देखना। दीदी ने मुझे मना किया था कमरे से बाहर निकलने को। मैंने मन में डर था रसोई में दीदी को देखकर सासू माँ मुझे डांट ना दे। माँ, पिताजी और सौरभ खाने की टेबल पर थे। टेबल पर सबको खाना लग चुका था। माँ ने सौरभ से बोला कि जा सिमरन को खाने के लिए बुला ला, दीदी को भूख नहीं है, अभी उनके पास से ही आया हूँ, ठीक है? माँ ने कहा। दीदी बिल्कुल मेरी तरह ही चल रही थी, साड़ी पहनकर, घूंघट में, गरम दाल की कटोरी हाथ में थी, पैर में साड़ी अटक गई और गरम दाल दीदी के ऊपर गिर गई। तभी सौरभ और ससुर जी भागे। बहू जली तो नहीं ना? अरे देख कर नहीं चल सकती क्या? सासू माँ तमाती हुई आई। जब सभी ने देखा कि वो मैं नई दीदी हैं तो सबको हैरानी हुई। सभी चिंतित थे, मैं भी ये देखने से आ गई। सब बोले, तुम ठीक तो हो ना? तब दीदी बोली, देखा माँ, आपके इस घूंघट की वजह से क्या होते होते बस गया। वो तो शुक्र मानो दाल गर्म नहीं ठंडी थी और
भाभी की जगह मैं थी, आखिर ये पर्दा क्यों माँ? क्या बहुओं को सेहरा दिखाने का हक नहीं है? आखिर उन्होंने कौन से जुर्म किए हैं जो ये पर्दा करके रहना पड़ता है? जब मुँह छुपा कर ही रहना होता है तो आप लोग क्यों ब्याह कर लाते हो दूसरे की बेटी को? क्यों उसका मजबूर करते हो पर्दे में रहने के लिए? क्या घूंघट में रहने वाली बहू ही संस्कारी होती है? जो शादी के बाद जींस या सूट पहने उनमें संस्कार नहीं होते क्या? फिर तो शायद वो संस्कार मुझ में नहीं है माँ, क्योंकि मैं तो ससुराल में इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। दीदी की ये बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। सासू माँ को भी समझ आ गया कि समय के साथ बदलना जरूरी है। दीदी की इस छोटी सी दिमागी कलाकारी से घर में सब कुछ ठीक हो गया। अब तो मुझे घूंघट में नहीं रहना पड़ता। मुँह छुपाकर मुझे मेरी पहले वाली जिंदगी जीने को मिल गई। धन्यवाद सिमरन दीदी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।